सब क्या है अभी? बेरोजगार ही है। ठीक है ना? अभी मान लीजिए इसी भूमि वही है, भूमि वही है। ठीक है ना? उत्पादन भी वही होगा, ज्यादा थोड़ी ना होगा। उत्पादन भी वही होगा। अरे भाई, उत्पादन कहने का मतलब ये है कि अगर आपने देखा होगा कि 1 हेक्टेयर में या 1 बीघा में जब आप लोग धान लगाने जाते हैं ना, धान की रुपाई करने जाते हैं, जब धान का बीज लेने जाते हैं, तो जो किसान जो केंद्र वाला होता है, उत्पादन तो वही हो रहा है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो श्रमिक है, जहां पर हम 5 श्रमिक लोग मिल करके उस भूमि में उत्पादन कर रहे थे, अभी 8 श्रमिक और आ गए। मतलब ये अब कितने श्रमिक मिल रहे हैं मान लीजिए? 8 मिल रहे हैं, चलो हम इसको 9 मान लेते हैं, 9 श्रमिक। उसी खेती में हम लोग 5 लोग मिल करके कर रहे थे, अभी कितना कर रहे हैं? तो बताइए एक्स्ट्रा कितना है? अतिरिक्त श्रमिक कितने हो गए, हमको ये बताओ पहले। अतिरिक्त श्रमिक कितने? 4। 5 कर रहे थे, अभी 9 हो गए, तो अतिरिक्त श्रमिक क्या हो गए? ये तो आपके अतिरिक्त श्रमिक हैं। जो हम अतिरिक्त श्रमिक की बात कर रहा हूँ, ये अतिरिक्त श्रमिक हैं। ये बात समझ में? और ये मिल करके क्या कर रहे हैं? ये जो अतिरिक्त समय मिल करके, ये जो आपकी उत्पादकता है, इसको क्या कर दे रहे हैं? शून्य कर दे रहे हैं। ये शून्य हो जा रहा है। और जैसे ही ये शून्य हो जाएगा, यही आपका सीमांत उत्पादन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या सीमांत उत्पादकता कहलाएगा। आई ना बात समझ में? ठीक है। तो और प्रच्छन्न बेरोजगारी होने के कारण क्या क्या है? तो कोई प्रभाव, इसका कोई मुख्य कारण भी है। एक तो यह है कि जब आप उत्पादकता में कमी होगी, जो कृषि की जो भूमि है, उसमें क्या होगी? उत्पादन की कमी होगी। दूसरी बात है कि किसानों की आय में कमी होगी। अभी 1 हेक्टेयर में पहले आपके पिताजी के पास 10 बीघा जमीन था। उसके बाद अब कितनी जब बीघा जमीन बची? मान लीजिए आपके पिताजी 4 भाई हो गए, तो 10 बीघा को डिवाइड करिएगा तो 2.5 बीघा आपके बस में आएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों का भी हो गया उसमें। मान लीजिए आप अपने एक पिता के 4 5 भाई हो गए, 3 भाई हो गए, 2 भाई हो गए। तो कहने का मतलब है जमीन, एक तो जमीन की कमी हो रही है, दूसरी क्या हो रही है? आय में भी कमी हो रही है। जो अभी जमीन 5 हेक्टेयर में 20 टन उत्पादकता था, उत्पादन था, अब अगर आपके हिस्से में 1 हेक्टेयर आया, तो कितना उत्पादन होगा? वही 20 होगा कि कम होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है। तो आपके उत्पादन में भी कमी होगी और आय में भी कमी होगी। ठीक है ना? समझे? और जैसे ही ये ऐसा कुछ होगा, तो ये फिर क्या कहलाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। है ना? इसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा आप अच्छे से डिफाइन कीजिएगा जब देना पड़े तो। है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो भारत में दर है वो कितने परसेंट है पता है आपको? 9%। गुड। जो हमारी इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी कितनी है पता है? 3 मिलियन ट्रिलियन डॉलर है। कितनी है? 3 ट्रिलियन डॉलर है। वास्तविकता जो है वो 2.7 है। जबकि चाइना की कितनी है? 18 ट्रिलियन डॉलर है। समझ रहे हैं ना? बहुत स्ट्रांग उसकी अर्थव्यवस्था है। ये आने लगेगा आपको समझ में, 1 2 क्लास जैसे ही करोगे सारी चीजें आने लगेंगी। ठीक है।
तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की बात कर चुके हैं। एक लास्ट में बच रहा है आपका तृतीयक सेक्टर, टेरिटोरी सेक्टर, मतलब सेवा क्षेत्र। तो आप हेडिंग डाल दें सेवा क्षेत्र। लिखें, आजादी के बाद से या आजादी के बाद देश के जीडीपी में, आजादी के बाद देश के जीडीपी में आजादी के बाद देश के जीडीपी में सेवा क्षेत्र के या सेवा क्षेत्र का योगदान में लगातार वृद्धि हुई है। हमको बताइए, देश के आजादी के बाद से जो आपका सेवा क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है, लगातार वृद्धि हुई है। 1971 में सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में जो वृद्धि दर थी, जीडीपी में जो योगदान था वो कितना था, 30% था। अभी कितना है, 54% है। तो वृद्धि हो रही है ना। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हो मतलब। ठीक है, ऐसे ही याद रखना बस। देखते हैं कौन सा एग्जाम नहीं निकलेगा। लगातार वृद्धि हो रही है, किंतु सेवा क्षेत्र में या किंतु सेवा क्षेत्र देश में किंतु सेवा क्षेत्र देश में रोजगार या आप एक मिनट, रोजगार पहले लिखे, देश में पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर सका है, सृजित नहीं कर सका है, किंतु सेवा क्षेत्र देश में पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर सका है। ये दुख की बात भी है। इसको और हमें रोजगार देने, अगर सेवा क्षेत्र इतनी तेजी से वृद्धि कर रहा है तो कहने का मतलब है कि अगर सेवा क्षेत्र में रोजगार ज्यादा मात्रा में दिए जाते तो फिर ये कहीं जीडीपी हमारी बहुत आगे निकल गई होती। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ है, देखिए सेवा क्षेत्र आपके कौन कौन से सेक्टर है, रेलवे है ना, और क्या है, विमानपत्तन है, ठीक है ना, बैंकिंग है, ठीक है, और क्या है, इंश्योरेंस है, और क्या है, पैटर्न है, होटल रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट, और क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो इन सब में भी है कमियां। हालांकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा देश की जीडीपी में योगदान दिया है, लेकिन अभी भी इसमें त्रुटि, मतलब क्या कमी है, इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सृजित कर किया जाना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, तो लिखे, आगे लिखे, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र पूंजी आधारित क्षेत्र होता है, यानी कैपिटल इंटेंटिव या इंटेंटिव, कैपिटल इंटेंटिव सेवा क्षेत्र पूंजी आधारित क्षेत्र होता है, कैपिटल इंटेंटिव।
लिखें, सेवा क्षेत्र को पूंजी आधारित क्षेत्र माना जाता है। पूंजी का मतलब क्या है भाई? पैसा, है ना। सेवा क्षेत्र को पूंजी आधारित क्षेत्र माना जाता है। लिखे लाइन चिन करके, रोजगार के आधार पर सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। रोजगार के आधार पर सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 श्रम आधारित, नंबर 2 पूंजी आधारित। श्रम आधारित और पूंजी आधारित। आई बस सुनो, देखिए श्रम आधारित से आपको क्या लग रहा है? श्रमिक, है ना। मतलब क्या होगा यहाँ पे? श्रमिक ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? मेहनत करने वाले कहाँ ज्यादा होंगे? श्रम आधारित में होंगे। रोजगार, जो रोजगार का जो क्षेत्र है वो दो क्षेत्र है, श्रम आधारित और पूंजी आधारित। तो जो श्रम आधारित है यहाँ पे श्रमिक ज्यादा पाए जाएंगे, यहाँ पे श्रमिक कम पाए जाएंगे। यहाँ क्या पाए जाएंगे? मशीनरी ज्यादा पाई जाएगी, उद्योग ज्यादा पाए जाएंगे। आप किसी काम को, नरेगा चलता है मनरेगा, उसमें 100 लोग मिलकर काम करते हैं, दिन भर काम करे, जेसीबी जाए 2 घंटा काम करके निकल आए, कर देगी कि नहीं कर देगी? जेसीबी क्या होगा? पूंजी आधारित। मेरे कहने का मतलब तकनीकी, टेक्नोलॉजी, है ना। और ये क्या है? श्रम आधारित। यहाँ पे श्रमिक क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। और क्या होगा? जब श्रमिक ज्यादा होने का मतलब क्या है? तकनीकी का अभाव। तकनीकी का अभाव मतलब उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अगर टेक्निकल नॉलेज होता तो वो क्या करते हैं? मशीनरी का प्रयोग करते हैं। और टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसका मतलब क्या है? उनके कौशल में कमी है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है ना। समझ में आ रही बात? पिताजी बाबा जी तख्ती पे लिखते थे, घिस घिस के, छुरी पहले चलती थी। अब उनके अंदर ज्ञान हुआ तो हम लोग अब काहे से लिख रहे हैं? यूज एंड थ्रो, प्रयोग करिए और फेंक दिए ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पैसा क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे पैसा क्या होगा? ज्यादा होगा, कि नहीं है? बोलो। तो लिखें श्रम आधारित करके और लिखें, समझ में आ जाएगा। जो एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको ना कोई इसमें अगर काम करना है जो आपका रोजगार का क्षेत्र है, ठीक है ना, तो इसमें एक चीज की क्या होगी? आपको पूंजी की मतलब कम पूंजी में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि कम पूंजी भी हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये श्रम आधारित है। आप बस मेहनत कर दो, समझ में रहे। आपको क्या करना है? केवल मेहनत करना है, श्रम करना है, तो कम पूंजी पर भी ये काम स्टार्ट हो जाएगा।
है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूंजी लगेगी, है ना। ठीक है, अभी और समझा दे रहे हैं, चलिए लिखिए। श्रम आधारित क्षेत्र वे होते हैं, श्रम आधारित क्षेत्र वे होते हैं जहाँ पूंजी की पूंजी की कम आवश्यकता होती है, जहाँ पूंजी की कम आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होगा, तकनीक कैसे होगी बताओ, तकनीक कैसी होगी, पुरानी होगी। तकनीक कैसी होगी यहाँ पे, पुरानी होगी। यहाँ तकनीक पुरानी होती है, लिखो। लेकिन यहाँ तकनीक पुरानी होती है, लेकिन यहाँ तकनीक पुरानी होती है। और श्रमिकों में कौशल विकास की क्या होगी, कमी होगी ना, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा और कौशल विकास की कमी होगी, या कौशल विकास की कमी होती है। और कौशल विकास की कमी होती है, या और कौशल विकास भी कम होता है, जैसे भी आप लिखना चाहें। ठीक है, लिख लीजिए। स्किल डेवलपमेंट भी कम होगा आपका, मतलब क्या होगा, कौशल विकास, यानी कौशल कम होगा आपका। कौशल विकास की कमी है, आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, जब जानकारी नहीं है तो आप वही पुरानी तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और चूंकि आप श्रमिक हैं, श्रम है, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। ठीक है, तो आप, अब पूंजी भी नहीं है, तो कम पूंजी में जब कोई बिजनेस स्टार्ट होगा ना, तो क्या होगा, इसमें तकनीक की कमी होगी, इसमें कौशल विकास की भी कमी होगी। तो लिखें जहाँ, जैसे 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 कृषि, जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, अभी हम बता रहे हैं, इन लोगों को पता होगा निर्माण विनिर्माण, है ना। निर्माण विनिर्माण इत्यादि, है ना। देखो, आपने किसी चीज को बनाया, ये भवन क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, निर्माण ही करेंगे ना। और निर्माण कर रहे हैं तो बताइए, इसमें श्रमिक लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो ये किस क्षेत्र में आएगा, श्रम आधारित क्षेत्र में आएगा ना। ठीक है ना। और कोई चीज आपने निर्माण किया और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया, बढ़िया से सील पैक वगैरह करके रख दिया। ठीक है, तो उसका विनिर्माण हो गया। विनिर्माण कहाँ होगा, उद्योग में जाएगा। तो उद्योग कई तरह के होते हैं, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, मतलब कपड़ा उद्योग, है ना, चमड़ा उद्योग। ठीक है, मील उद्योग, ये सारे उद्योग ही हैं। तो ये सभी जो रोजगार कहलाएंगे वो श्रम आधारित पे होंगे, सारे वहां मजदूर काम कर रहे होते हैं। इस सिंपल सी बात सब समझिएगा, समझे ना। तो लिखें, वस्त्र उद्योग, कपड़ा, ओ सॉरी, वस्त्र उद्योग,
चमड़ा उद्योग, देखिए ना कानपुर में सारी फैक्ट्री का चमड़ा उद्योग की है। चमड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, बोलो ये किस में जाएगा? ये सब श्रम आधारित क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, खास प्रसंस्करण उद्योग और चीनी उद्योग। ठीक है, तो इसमें ये जितने उद्योग हैं ये सब जाएंगे आपके श्रम आधारित क्षेत्र में। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लें, पूंजी आधारित क्षेत्र। पूंजी आधारित क्षेत्र लिखो, जहां पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जहां पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है या जहां पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे मन करे वैसे लिखो। और जहां टेक्निक जो होगी ना, जहां तकनीक अत्यंत नवीन, मतलब नई और उच्च होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, और जहां तकनीक नवीन और उच्च होती है, अत्यंत नवीन और उच्च होती है, जैसे भी लिखा, तथा अत्यंत कौशल युक्त, अत्यंत कौशल युक्त श्रमिक की आवश्यकता होती है, तथा अत्यंत कौशल युक्त श्रमिक की आवश्यकता होती है। जो बात को पेन डाउन करो, पूंजी आधारित क्षेत्र क्या है? जहां हमें पैसे की सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, पूंजी की, यानी कि पूंजी आधारित में पूंजी की आवश्यकता होती है, बिना पूंजी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? और क्या होता है, जहां पर जो श्रमिक होंगे ना, या वो सॉरी तकनीकी जो होगी, टेक्निक जो होगी, वो अत्यंत नवीन होनी चाहिए, नई हो और उच्च हो। समझ रहे हैं? तीसरी बात क्या है कि यहाँ के जो श्रमिक होंगे ना, जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे उसमें पूंजी आधारित क्षेत्र में, वो बड़े कौशल युक्त व्यक्ति होंगे, मतलब स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर बहुत होगा, नॉलेज बहुत होगी। अब कंप्यूटर चला ले रहे हो तो ये कम बड़ी बात है, कंप्यूटर चलाना छोटी बात नहीं है। अब मतलब क्या है, वो पूंजी आधारित क्षेत्र है। एक मजदूर, ये यहाँ का श्रमिक दिन भर काम करेगा और शाम तक थक स जाएगा एकदम, और मिलना 400। वहीं पूंजी आधारित क्षेत्र में एक व्यक्ति बढ़िया से मैनेजर की पोस्ट पे जाएगा, 8 घंटे ड्यूटी करेगा, है ना, और उसके लिए भी आना जाने के लिए मतलब फोर व्हीलर या जो भी जो कंपनी व्यवस्था की हो, ठीक है, और बढ़िया एसी रूम में बैठा रहेगा और बैठ के आराम से अपना कर बेटा दे रहा है, ले रहा है। समय समय पे नाश्ता कर रहा है। ये वहां का मजदूर क्या कर रहा है, समय समय पे नशा कर रहा है। मेरा मतलब समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ?
10 मिनट का अगर उसको आधे 1 घंटे का टाइम मिलेगा तो कहेगा बना भैया 3 एग का मसाला, है ना। तो ये होता है। इसमें क्या होगा, बहुत जो कौशल युक्त व्यक्ति होंगे, ज्ञान वाले व्यक्ति, तकनीक वाले, वही उस पूज्य धरती में उसमें भी मतलब उसकी आवश्यकता है वहां पे होती है। आप कम पढ़े लिखे होकर के काम नहीं कर सकते हैं वहां पर। सिस्टम होता है मार्ग, एक मार्ग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मैं बच्चों से मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आप उनको थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर में देखिए, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। बंद करो उसको। बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जैसे एमएनसी, एमएनसी, ये एमएनसी क्या है? एम एमएनसी बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी होनी चाहिए, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अभी बता रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। एमएनसी, एमएनसी का फुल फॉर्म अगर लिखना चाहें तो लिखे मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी, सुनो मेरी बात को। ये एमएनसी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? ये जिसका मुख्यालय तो एक देश में होता है, किसी एक देश में होगा जहां की कोई कंपनी होगी, लेकिन इसकी जो ब्रांचें होंगी, शाखाएं होंगी ना, वो पूरे बहुत सारे देशों में फैली होंगी। जैसे आपका जो ये वो, क्या पेप्सिको जानते हो? पेप्सिको क्या है? कोका कोला का नाम सुने हो? पेप्सी नाम सुने हो ना? ये सब यहाँ की नहीं है, सारी अमेरिका की हैं। एक आप 5 रुपए का लेस खाते हैं ना, आता है लेस, ये भी यहाँ की नहीं है, अमेरिका की है। समझ रहे हो? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, उसको जब फाड़ते हैं ना तो कोई 3 4 5 से ज्यादा नहीं निकलते उसमें चिप्स, और फूला बड़ा रहता है ना। सोचो एक आलू में कितने चिप्स होंगे उस टाइप के, आप खुद सोचिए। आधे का आधा होता होगा एक आलू का, पता है। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि जितना उसमें मटेरियल नहीं होता उतनी चमक धमक तो पॉलिथीन में होती है। है, तो ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और देखिए है अमेरिका की, और कहाँ राज कर रही है? इंडिया में। यानी बिजनेस कहाँ कर रही है वो? और भी सारे देशों में कर रही है। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, हर जगह पे कर रही है वो। तो वो एमएनसी है। कोल्ड ड्रिंक देख रहे हैं ना, आप पी रहे हो, ये सब बाहर की है, विदेश की है। मल्टीनेशनल कंपनी है वो, और राष्ट्रीय कंपनी है। तो वो ध्यान करो, वो ऐसे वैसे व्यक्ति को तो लेगी नहीं। एमएनसी कैसे व्यक्ति को लेगी? जो अच्छे से अच्छा ज्ञानी होगा, टेक्निक जिसको नॉलेज होगी, कौशल विकास जिसके अंदर होगा, पढ़ा लिखा लोग जाएगा ना उसमें, कान पे गुणी रखकर थोड़ी ना जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसका लिख लें पॉइंट करके। वह कंपनी
ये लिखवाए कि नहीं लिखवाए अभी हम? पूंजी आधारित वाला लिखवा दिए। लिखे, पूंजी आधारित में ही रहेगा, लिखे। वह कंपनी जिसका मुख्यालय घरेलू देश में होता है, देखिए, है अमेरिका का, अमेरिका की कंपनी, तो उसका जो मुख्यालय होगा, हेड ब्रांच जो होगी ना, हेड ऑफिस जो होगी, वो वही होगी, उसका घरेलू देश ही होगा। तो लिखा है, वह कंपनी जिसका मुख्यालय घरेलू देश में हो, वह कंपनी जिसका मुख्यालय घरेलू देश में हो तथा जिसकी शाखाएं दो या दो से अधिक देशों में हो। हो गया? उसे एमएनसी कहा जाता है, उसे एमएनसी कहा जाता है, उसे एमएनसी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखें। ऐसे लिख लो, सेवा क्षेत्र पूंजी आधारित क्षेत्र माना जाता है। चलो बताओ, बैंकिंग कौन सा क्षेत्र है? ऐसा होता है वहां पे? होटल रेस्टोरेंट कौन सा क्षेत्र है? ऐसा होता है? टूरिस्ट ऐसा होता है ना? इंश्योरेंस ऐसा होता है? हेल्थ ऐसा? एजुकेशन ऐसा? सेवा क्षेत्र कैसा माना जाएगा? पूंजी आधारित क्षेत्र माना जाएगा। बात समझ में आई ना? ठीक है, लिखें अब थोड़ा सा कि भारत के संदर्भ में, लाइन चेंज करके लिखें, भारत के संदर्भ में अच्छा बताओ, देखो इधर, आपके यहाँ के श्रमिक सस्ते हैं कि महंगे हैं? सस्ते हैं ना? सस्ते हैं कि नहीं है? देखो, भारत में प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं। नंबर एक, भारत में प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं। दिल्ली उल्ली में ना, और जो स्टेट हैं वहां पे अब जो फैक्ट्रियां जो हैं, जो उद्योग लगे हुए हैं, वहां भी जो है ना, क्या करते हैं पता है? जब से ये यूपी और बिहार के लोग गए ना, और सस्ता कर दिए श्रम को। खासतौर पर बिहारी लोग ये कहेंगे 10,000, अरे बाबू हमको 5,000 दे दिया, हम कई बार बैठे, तो वो कहा कहेंगे अरे वाह वाह वाह, चले तू निकल, चल फट, ले ले, है ना? तो भारत में प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, भारत में श्रमिकों का कौशल विकास अत्यंत कम है। भारत में श्रमिकों का कौशल विकास अत्यंत कम है। इसे कहिए कि भैया ये 1 बीघा जमीन है हमारे पास, और इसकी एक काम करो, इसमें हम गार्डन बनवाना चाहते हैं, तुम एक काम करो, इसकी घास काट डालो, आप जितनी घासें हैं ना काट दो। कहेगा ठीक है बाबू, काट देंगे। जाएगा, एक हंसिया लाएगा, दिन भर जुटा रहेगा, पता चलेगा इतनी दूर में घास काटा, ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा अगर दिमाग दौड़ा ले तो एक बढ़िया से वो बनवा ले, उसी लोहे का, पतली पिन का,
और मारता चले जाए, बहुत दूर ज्यादा कट जाएगा, ज्यादा से कट जाएगा। टेक्निक की एक आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता ये है, एक कटर भी आता है, ऐसे कर दे रहो तो पूरा घास काट के बहा देगा। तो क्या होगा कि इनको टेक्निक का पता नहीं है ना। अगर पंजाब में जो यंत्र नहीं बन होते, जैसे कृषि यंत्र अधिकतर पंजाब में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां से अगर सारे यंत्र नहीं आए होते ना, तो यहाँ भी आज किसान क्या करते हैं। लिखे एक नेक्स्ट पॉइंट और, नीति आयोग के अनुसार भारत में लगभग, नीति आयोग के अनुसार नीति आयोग के अनुसार भारत में लगभग 5%, 5% औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक हैं। औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक हैं 5%। महोदय ध्यान दीजिएगा, अभी बता रहे हैं आपको। डाउन करो। नीति आयोग के अनुसार है भई ये। हम आप कहने वाले कौन हैं? कुछ भी नहीं। नीति आयोग बोल रहा है कि जो भारत में ना, जो औपचारिक रूप से कौशल युक्त जो श्रमिक हैं, थोड़ा बहुत जिनके अंदर दिमाग है, स्किल डेवलपमेंट है, वो उनकी जो संख्या है ना बेटा, वो 5% है। याद रखना, केवल 5% है। और जिसको तुम तानाशाह एरिया देश बोलते हो, क्या नाम है उसका? दक्षिण कोरिया। समझ में आ रही बात? उसके यहाँ पता है कितना है? उसके यहाँ के जो श्रमिक है ना, श्रमिक की मैं बात कर रहा हूँ, और कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट है, वो 96% है। चलो करो कंपेरिजन। कि यहाँ का जो किंग जॉन इतना तानाशाह है व्यक्ति, सन की, लेकिन उसके यहाँ के देख लीजिए कि जो वर्कर हैं, श्रमिक हैं ना, वो भी इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने कौशल युक्त हैं। उनकी जो उनके यहाँ की जो नीति आयोग जो मतलब रिपोर्ट रिप्रेजेंट कर रही है, वो ये बता रही है कि 96% है। और ये सब जो फोर्स पत्रिका अपना वो निकालती है, उसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो सारे देशों का कंक्लूजन तुरंत निकाल लेती है, और सटीक निकालती है, झूठ फूट नहीं होता है, ज्यादा का नहीं होता, समझे। नीति आयोग अभी 2014 के पहले इसका नाम था योजना आयोग, पता है आपको? यही योजना आयोग बाद में क्या बन गया? नीति आयोग है। समझे? कि जो श्रमिक हैं, औपचारिक रूप से है, मतलब औपचारिकता है। 5% हो। दक्षिण कोरिया का 96% है। जापान में यही लगभग 80% है। जो जापान है, उसके यहाँ के जो श्रमिक हैं, और वो स्किल डेवलपमेंट उनमें जो है वो 80% है। समझे ना? चाइना, जो चीन है ना, उसके यहाँ की जो कौशल मतलब श्रमिक हैं और कौशल विकास से जो है 35% है ना। इसलिए
हमारे यहाँ जो रोजगार बेरोजगारी है और जो प्रचंड बेरोजगारी है, काम करना भी नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है रोजगार नहीं है, रोजगार है, करना भी नहीं चाहता है। वो बड़े के ख्वाब में पड़ा रहता है, और बड़े के ख्वाब में सब नीचे का खराब होता जाता है। जरूरत इस बात की है कि अगर आपकी अपने कंडीशन के हिसाब से आपको ढल जाना चाहिए। ले आपको क्या बनाना है? पहले दिन बताए थे इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लेना। आप पढ़ क्यों रहे हो? भाई नौकरी करोगे सब कुछ पैसा ही है ना? वहां के जो व्यक्ति है ना, वो सबसे पहले पैसे को पकड़ने दौड़ते हैं। आपके पास जब पैसा होगा, स्थिति मजबूत होगी, तो फिर जो भी सोचिएगा, जिस भी सेक्टर में जाना चाहिएगा जा सकते हैं। नहीं जा पाएंगे? एक पैसे का काम नहीं कर रहे हो और उसके बाद सोच रहे हो कि आज जो है, आज नहीं 4 साल बाद BMW से चलेंगे हम। सोचते रहो, क्या जाता है? सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। उसकी दिशा में काम करना पड़ेगा ना। तो लिख ले, नीति आयोग के अनुसार, लिखे है ना, भारत में औपचारिक रूप से कौशल विकास श्रमिकों की जो 5% है, लिख लिए हैं? नहीं लिख पाए हैं? नेक्स्ट लिखे। जबकि जबकि दक्षिण कोरिया जबकि दक्षिण कोरिया में 96%। लिखते। दक्षिण कोरिया में 96%, जापान में 80% और चीन में 35%, अमेरिका में 55%। अमेरिका में 55% है। इमेजिन करो, हम में क्या कमियां हैं, हम कहाँ पर हैं। अब तो नहीं कहोगे कि स्वदेशी बनना है, कहोगे अभी भी आत्मनिर्भर भारत। खैर, लेट्स लिखो। उपरोक्त के आधार पर, जैसे इन सब के आधार पर
उपरोक्त के आधार पर श्रम आधारित क्षेत्रों में या श्रम आधारित क्षेत्र के या क्षेत्र की श्रम आधारित क्षेत्र की भारत में अधिक आवश्यकता है। देखो इधर देखो, हम सबको क्या करना पड़ेगा भाई, इस सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और भारत जैसे देश में श्रम आधारित क्षेत्र में इन श्रमिकों की, किन श्रमिकों की, इन जैसे श्रमिकों की ना, टेक्निकल ज्ञान हो, है ना, कौशल हो उनके अंदर, ये सारी प्रतिभा होनी अधिक आवश्यकता है ना, लिख लें, भारत में अधिक आवश्यकता है। जबकि भारत के जीडीपी में, जबकि भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान, बोलो किस क्षेत्र का है, बिल्कुल देखो, जबकि भारत में सेवा क्षेत्र में या भारत के सेवा क्षेत्र में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। तो क्या नहीं हुआ, कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। और सेवा कैसा क्षेत्र माना जाता है बताइएगा जरा, पूंजी आधारित क्षेत्र। सेवा कैसा माना जाएगा भाई, आपके पास बैंकिंग में पैसा है कि नहीं है, रेस्टोरेंट, होटल, है ना, तो लिखें सेवा पूंजी आधारित क्षेत्र माना जाता है। सेवा पूंजी आधारित क्षेत्र माना जाता है, जहां और सुनो, अगर पूंजी आधारित क्षेत्र है तो कहने का मतलब क्या है, वहां के श्रमिक कैसे होंगे, तो लिखें जहां अत्यधिक कौशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जहां अत्यधिक कौशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जहां अत्यधिक कौशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कहाँ, सेवा क्षेत्र में। इसलिए यह देश में इसलिए यह देश में उपयुक्त रोजगार, इसलिए यह देश में उपयुक्त रोजगार सृजित नहीं कर सका है। अब क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन अभी मिला था कि बोल रहा था कि उपयुक्त यानी कि सेवा क्षेत्र जो है वो उपयुक्त सृजन यानी रोजगार सृजित नहीं कर सका। तो क्यों नहीं कर सका, क्योंकि हमारे यहाँ के जो श्रमिक हैं उनका जो कौशल दर है वो कितना है, 5% है। इसीलिए जो है सेवा क्षेत्र जो है वो क्या है, उपयुक्त रोजगार सृजित रोजगार जो है वो नहीं कर सका है, समझ रहे हैं ना। भारत में सबसे बड़ा रोजगार, भारत में सबसे बड़ा रोजगार, भारत में सबसे बड़ा रोजगार
बताओ, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्या है? सबसे ज्यादा लोग काम कहाँ करते हैं? नो, सेवा क्षेत्र में तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। श्रम आधारित पे तो ये तो सेवा क्षेत्र है, मतलब करते कहाँ है? प्रदाता क्षेत्र किसको कहा जाता है? सबसे ज्यादा रोजगार लोग कहाँ काम करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, किस में? कृषि में। हाँ, याद रखिएगा। तो प्रदाता क्षेत्र कृषि है, लिख लीजिए। भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कृषि है। और कृषि में कितने लोग परसेंट काम होता है पता है? कृषि से जो इनकम होती है भारत देश की, जो भारत की जो जीडीपी में योगदान है, वो कितना है? 17 से 18% है। कितना है? 17 से 18%। समझे ना? और जो प्राथमिक सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसका पूरा कितना योगदान है? 22%। और 22% में 17-18% तो केवल कृषि क्षेत्र का है। बाकी जो है, बाकी जो बच रहा है, पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, वानिकी, ये 4% में है। पूछो, आई बात समझ में? ठीक है। किंतु इसकी किंतु इसकी जीडीपी में योगदान कम है। किंतु इसकी जीडीपी में योगदान कम है। कृषि का कितना है? 17 से 18%, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ताकि याद बना रहे। ठीक है। इस प्रकार कृषि में इस प्रकार कृषि में जनसंख्या का दबाव अधिक है। जनसंख्या का दबाव अधिक है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी अधिक है। इसीलिए ना गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया है कि आपके अगर 2 संतान से ज्यादा हुए ना, तो आपको सारी जो सरकारी नौकरी की सुविधाएं हैं, वो खत्म कर दी जाएंगी। मतलब क्या है इसका? कि आपके अंदर डर होगा कि 2 से अधिक बच्चे नहीं हो, है ना, नहीं तो हमको फैसिलिटी मिलना बंद हो जाएगा या नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। ये काम एक बार जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक पॉलिसी है, हम दो हमारे दो। चाइना में था क्या? एक पॉलिसी आई थी, यानी एक संतान से ज्यादा आप नहीं पैदा कर सकते हैं। नतीजा उसका क्या हुआ पता है? उसका नतीजा ये हुआ कि आज सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो चाइना में ही है। और विश्व में सबसे ज्यादा युवा कहाँ है? भारत में। जैसे कहावत है, अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, इतना इशारा समझा करो, तुरंत बोलना ना पड़े। कौशल विकास नहीं है ना, तो फिर चीजों को करने में आप टाइम लगाएंगे, समय ज्यादा लेंगे, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से भी नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस होती हैं, हमें उसे पालन भी करना चाहिए। सारा कुछ ऐसा नहीं होता है, हमारे हित के लिए भी होता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे घर की इनकम जो है वो 10,000 रुपये पर मंथ है। हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, और उसी में 10 लोग हो जाएंगे तो समस्या नहीं होगी? होगी। और समस्या क्यों हो रही है? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्यों हो रही है? क्योंकि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? जनसंख्या का दबाव हो रहा है।
और जनसंख्या का दबाव हो रहा है, इसलिए प्रचंड बेरोजगारी भी। बात समझ में आई है? ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना लिखने में? लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। कृषि असंगठित क्षेत्र माना जाता है, या कृषि असंगठित क्षेत्र का भाग माना जाता है। बता रहे हैं संगठित असंगठित क्या है, ये बताएंगे। तो कृषि असंगठित क्षेत्र का भाग माना जाता है। रोजगार के क्षेत्र में क्षेत्र के दो प्रकार होते हैं, या क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। देखो, अब समझो इस बात को। एक तो हमने सोचा कि बताया कि क्षेत्र जो होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन एक रोजगार के क्षेत्र में जो होगा वो एक आपका और होगा। ठीक है, एक होगा संगठित क्षेत्र। क्या ऐसा क्षेत्र होगा? संगठित क्षेत्र होगा। संगठित क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड। संगठित क्षेत्र क्या है? रोजगार के क्षेत्र में आप दो क्षेत्र पाएंगे। एक क्या? नहीं, वो तो पूंजी आधारित श्रम आधारित क्षेत्र है ही। ठीक है, आप पैसे के एक में श्रम होगा, श्रमिक ज्यादा होंगे, एक में श्रमिक कम होंगे, पूंजी ज्यादा होगी। ठीक है ना? अब रोजगार का जो क्षेत्र होगा, एक होगा संगठित और दूसरा होगा असंगठित। ये संगठित क्या है? संगठित क्षेत्र जहां सरकार के जो नियम कानून कायदे होते हैं ना, उसका हम लोग पालन करते हैं। समझ में आ रही बात? सरकार ने कह दिया कि आप यहाँ ये बिजनेस करेंगे और आपको ना महीने का या साल भर का एक जीएसटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जीएसटी से पंजीकृत हो। अभी देखिए सारी दुकानें लगभग क्या है, जीएसटी से पंजीकृत हैं। तो ये जो सेक्टर होगा ना, ये जो एरिया होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये कैसा होगा? संगठित क्षेत्र होगा। नियम है, कानून होते हैं, आप उस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट, जुर्माना, ये सब मिलेगा, दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये कैसा क्षेत्र होगा? संगठित होगा। असंगठित क्या होता है? सरकार के नियम कानून कायदे होंगे, लेकिन उसका पालन नहीं होगा। जो जीएसटी से पंजीकृत नहीं होगा वो क्या होंगे? असंगठित होंगे। अब मुझे बताओ, ये जो चाय पकौड़ा बेच रहे हैं, कैसे क्षेत्र के हैं? किस क्षेत्र के होंगे? संगठित या संगठित? सरकार का नियम है भाई। अभी पुलिस आएगी ना, सबसे पहले डंडा इन्हीं को मारेगी। हटा 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 यहाँ से, हटा। ठेला वाला जितना लगाए हैं मार्केट वार्केट में ना, करेगी नहीं करेंगे? और वही पुलिस बोलो जो दुकान में जो बैठे हैं ना, उनको भी करे हटा हटा हटा।
बंद करके दिखाएं, क्योंकि वो संगठित क्षेत्र से हैं, जीएसटी भर रहे हैं, आपके नियमों कानूनों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई नहीं आई? एक अधिकारी है ना, डीएम मान लो, जिले का आईएएस, कितनी सैलरी होगी उसकी, पता है आपको? है? नहीं नहीं, 1,50,000 से 1,75,000 के नियर अबाउट होना चाहिए इस टाइम, या ज्यादा हो सकता है 1,80,000 के आसपास पर मंथ। समझ रहे हैं ना? तो संगठित और असंगठित समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब लिखें संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के नियमों कानूनों का पालन होता है, और जो जीएसटी में पंजीकृत होता है, और जो जीएसटी में पंजीकृत होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म बोलेगा टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, और जो जीएसटी में पंजीकृत होता है। और जहां कार्य करने के घंटे निर्धारित होते हैं, और जहां कार्य करने के घंटे क्या होंगे, निर्धारित होंगे। टीचर 8 घंटे 6 घंटे ही पढ़ाएगा ना, आईएएस अधिकारी कोई भी अपनी जॉब को, अपने जो घंटा उसका निर्धारित है और कार्य करने के घंटे निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट इसी में लिखिएगा अभी, जहां वेतन निश्चित होता है, आपको पहले ही बता दिया गया था कि भैया आपको इतना ही वेतन मिलेगा ना, वेतन निर्धारित होता है, जहां वेतन निर्धारित होता है, और जहां श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, और जहां श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, है ना। अगर कंपनी में काम कर रहे हो, किस क्षेत्र में काम कर रहे हो, संगठित या असंगठित? किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम कर रहे हो तो किस क्षेत्र में कर रहे हो, संगठित क्षेत्र में कर रहे हो। घंटा निर्धारित है कि नहीं निर्धारित है? आप 10 बजे जाइएगा, 4 बजे छुट्टी होगी, 6 बजे छुट्टी होगी, पहले से बता दिया रखा है नहीं रखा है? तो उसे बता रखा है कि नहीं रखा है कि आपको 10,000 15,000 20,000 रुपये महीने दिया जाएगा? वेतन निर्धारित है कि नहीं निर्धारित है? और आपको पहले ही बता देगा कि जो सैलरी होगी जीएसटी कट के मिलेगी आपको ना। होता है नहीं होता है? नियम कानून होते कि नहीं होते हैं? 10 बजे के बाद आएंगे तो वापस कर देंगे, होता है नहीं होता है? ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है। मान लीजिए कंपनी में हम काम कर रहे हैं और हमारी एक अंगुली भी डैमेज हो गई ना, तो उसके एवज में हमको क्या मिलेगा, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी मिलेगी, और उसके जो भी मेडिसिन लगेगा, खर्चा लगेगा, वो भी करवाएगा, नहीं करवाएगा? ठीक है, लिखें जैसे जैसे में लिखें बीमा, बीमा कैसा क्षेत्र होगा, संगठित होगा। अगर आपने बीमा करा रखा है तो ये सब व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें पेंशन इत्यादि। जैसे विनिर्माण क्षेत्र में काम करना, आप लिख लेना, जैसे विनिर्माण क्षेत्र में काम, विनिर्माण का मतलब क्या, उद्योग, है ना, कंपनी। जैसे विनिर्माण क्षेत्र में काम करना। अच्छा, ये चीज हमको ये बताते चलिएगा कि मतलब कि क्षेत्र होता है, या लिखें यह संगठित नहीं होता, बस ऐसे लिखें, यह संगठित नहीं होता।
पहल पहल सरकार द्वारा पहल। नंबर 1, क्या पहल की गई? मेक इन इंडिया। क्या किया? मेक इन इंडिया। देखो 2014, वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा भाई, क्वेश्चन है ये सारे। आपसे बोल दिया जाए कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई, तो 2014, है ना। और ये पूछा जाए कि मेक इन इंडिया की शुरुआत किसके तहत हुई? नीति के तहत, ठीक है ना। चलो, विनिर्माण नीति कब लागू हुई? 11। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ये मत सोचना कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेक्चर में भी क्वेश्चन होंगे, समझ रहे ना। लिखें, नंबर 2 करके लिखें, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखें। दो 2020 में 2020 में PLI में PLI योजना की शुरुआत की गई। ये PLI का फुल फॉर्म लिखना चाहे तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। 2020 में PLI योजना की शुरुआत की गई। समझ गए ना आप? PLI का फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे तो आप याद रखिएगा। और PLI कब लागू की गई योजना? 2020 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिख लें। लिखो, सरकार देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश में विनिर्माण का मतलब समझ रहे हैं ना? विनिर्माण का मतलब समझ रहे हैं क्या? उद्योग, है ना। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए लिखे MSME प्रोत्साहित कर रही है। MSME प्रोत्साहित कर रही है। चलो, ये MSME क्या है? सरकार क्या कर रही है? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसको प्रोत्साहित कर रही है? MSME मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस।
माइक्रो माइक्रो स्मॉल मीडियम मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब क्या? माइक्रो का मतलब क्या होता है बोलिएगा जरा? सूक्ष्म। स्मॉल का मतलब क्या? लघु। मीडियम का मतलब क्या? मध्यम। एंटरप्राइज का मतलब क्या? उद्योग। समझे ना? सरकार इसी को प्रोत्साहित कर रही है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। देखो एमएसई भारत में, एमएसई भारत में कृषि के बाद कृषि के बाद सबसे बड़ा कृषि के बाद सबसे बड़ा प्रदाता क्षेत्र है। समझ में आई बात? देखो ये प्राथमिक क्षेत्र के ही भाग हैं, लेकिन जो ये एमएससी है ना, ये कृषि के बाद जो है सबसे बड़ा प्रदाता क्षेत्र है। और आपको पता है कि कृषि जो है, एग्रीकल्चर से हम लोग कितना अर्निंग करते हैं? 17 से 18% ना। द्वितीय क्षेत्र क्या है? विनिर्माण क्या है? निर्माण का क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है, उद्योग से है। तो इसका कितना परसेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं ना? 24%। तो कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है? यही है, एमएसएमई। ठीक है ना? लिख ले कृषि। लेकिन ध्यान सुनिए, कृषि बताइए, कृषि कैसा क्षेत्र है? संगठित कि असंगठित? असंगठित क्षेत्र है। कृषि कैसा क्षेत्र है? असंगठित। और एमएसएमई कैसा क्षेत्र होगा? संगठित होगा। उद्योग में आप जाइएगा, काम का कारखाने में जाइएगा तो समझ जाइएगा ना। लिख लें, कृषि असंगठित क्षेत्र में आता है, जबकि एमएसएमई संगठित क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए एमएसएमई, और हाँ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ये सरकार द्वारा 2006 एक्ट 2006 में पारित किया गया, लाया गया इसको। लेकिन 2020 लॉकडाउन कोरोना महामारी के दौरान इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, तो इसी से हम बात करेंगे कल। ठीक है ना? रेड़ी पटरी वाले हैं, कहीं किसी कानून वानून को नहीं मानेंगे। अरे भैया ठीक है, अब सरकार कह रही है कि तुम भैया आलू 20 रुपए में जो नहीं बेचेंगे हम।
हमको सब बेचना है, लो 15 किलो 15 किलो 15 किलो। मान रहा है? नहीं मान रहा। तो कोई नियम कानून नहीं मान रहा है। जीएसटी से पंजीकृत भी है? नहीं है। ठीक है, सरकार कह रही भाई देखो ऐसा है ना कि तुम 8 घंटे बेचना, उसके बाद अरे नहीं भैया हम 12 घंटा बेचो। घंटे भी निर्धारित नहीं होते हैं। और जब ऐसा होगा तो सरकार भी कहेगी अच्छा तो चोट लग गई, उंगली कट गई, मर जा। सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है, समझे ना? ठीक है, आप लिखिए ना रेहड़ी पटरी वाले, हो गया। इसके आगे लिखिए, भारत में लगभग भारत में लगभग 85%, भारत में लगभग 85% इसी क्षेत्र से हैं लोग। या भारत में लगभग 85% असंगठित क्षेत्र से हैं। याद रखना ये 90% भी है। इसलिए लगभग बोल रहा हूँ। भारत में लगभग 85% असंगठित क्षेत्र से हैं, जबकि जबकि 10 से 15% संगठित क्षेत्र से हैं। समझ में आई बात? तुम्हें कोई निश्चित वेतन दे मिलेगा, जो कमाना है कमा लो, 100 कमाओ ठीक, 400 कमाओ ठीक, भैया हमें नहीं मतलब। हमारा कहना मान रहे हो? नहीं। जीएसटी दे रहे हो? नहीं। है ना? तो ठीक है, तुम 8 घंटा करो चाहे 10 घंटा करो, घंटे भी हम निर्धारित नहीं कर रहे। और तुम्हारी उंगली कट जाए चाहे जो कट जाए ना, तो क्या है, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। समझे? कितनी परसेंट है ऐसे लोग भारत में? 85% हैं। जो सुविधाएं और सबको मिल रही है वो संगठित क्षेत्र है, वो 10 से 15%, 10 से 15% है। ठीक है, सरकार यह प्रयास कर रही है, सरकार यह प्रयास कर रही है कि असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में बदला जाए। संगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में बदला जाए। इतना आसान नहीं है। अब इस आंकड़ा देखो ना कितना है ना? सरकार प्रयास कर रही है कि असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में बदला जाए। अब सब काम सरकार ही प्रयास करने से थोड़ी ना होगा, हमको भी तो प्रयास करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिख लें, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होगा बताओ?
माइक दे दें, माइक दे, बोलो। निर्माण ना, लिखे द्वितीय क्षेत्र में निर्माण संविदा नौकरी को बढ़ावा देता है, संविदा नौकरी को बढ़ावा देता है। अच्छा ये बताओ, जो संविदा पे रखे जा रहे हैं ना, अब ध्यान से सुनो, संविदा पे कौन है? आपने नाम सुना है ना कि ये संविदा पे है। वो संगठित क्षेत्र के हिस्से भाग होंगे कि असंगठित? असंगठित। तो द्वितीय क्षेत्र के निर्माण संविदा नौकरी को बढ़ावा देता है। संविदा जॉब ही संविदा जॉब संविदा जॉब ही असंगठित क्षेत्र का भाग माना जाता है। संविदा नौकरी ही असंगठित क्षेत्र का भाग माना जाता है। देखो भाई, अभी हम ना, इसके बाद इकोनॉमिक्स में और कुछ रहेगा नहीं, ये याद रखना है आपको। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि पढ़ना क्या है आपको। आप वो सब पढ़ना चाहते हो तो मैं तैयार रहो, है ना। इसलिए मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में फिर तुमको कुछ नहीं पढ़ना है। एक बार अगर आपने सही से प्रिपरेशन कर ली तो फिर ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा डेटा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे बजट का हो गया, आर्थिक जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी, इस तरह से, ठीक है ना। हमारी जब दूसरी बैच बनेगी ना तो इतना डीप में नहीं जाएंगे हम। पहली बैच है, मेरा पूरा प्रयास है कि पहले वाले बैच जो भी होंगे वो मैं पूरा 100% दूंगा। 100% का मतलब है कुछ छोड़ूंगा नहीं, यदि आप लोग चाहे तो। पढ़ाई से लेके सिलेक्शन तक मुझसे जितना कुछ होगा मैं करता रहूंगा। इसके बाद फिर हम लोग मतलब क्रैक कोर्स के टाइप का चलाएंगे, ठीक है ना। क्रैक कोर्स में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होंगे उसी को बता दिया जाएगा आपको, है ना। फिलहाल चलिए देखिए, सड़क निर्माण में सड़क निर्माण में काम करने वाले मजदूर या ठेकेदार, सड़क निर्माण में काम करने वाले मजदूर या ठेकेदार। अतः देश में रोजगार सृजन के लिए अतः देश में रोजगार सृजन के लिए सरकार सबसे अधिक विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान दे रही है। अतः रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार विनिर्माण क्षेत्र में अधिक ध्यान दे रही है या जोर दे रही है। नंबर 1 लिखो, कारण लिख लो, कारण। कारण नंबर 1, निर्माण से किधर की ओर ध्यान दे रही है? विनिर्माण की ओर ध्यान दे रही है। तो कारण क्या है इसका? कारण क्या है कि आपको असंगठित क्षेत्र से किधर ले जाना चाह रही है? संगठित क्षेत्र की ओर। लिखो नंबर 1, यह संगठित क्षेत्र होता है। नंबर 1, यह संगठित क्षेत्र है। नेक्स्ट, यह श्रम आधारित क्षेत्र है ना।
श्रम आधारित का मतलब क्या? मजदूर। तकनीक पुरानी लिख लीजिए। नंबर 2, यह श्रम आधारित क्षेत्र है। नंबर 3 लिखे नेक्स्ट करके। ऐसा ऐसे में लिख लो, 2 में ही लिखो। लिखो, अतः सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अतः विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2011 में, या लिखो वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 में नई निर्माण नीति, नई विनिर्माण नीति, नई विनिर्माण नीति लेकर आई। कांग्रेस सरकार, मनमोहन सरकार जो है वो 2011 में इसी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई नई 2011 में एक विनिर्माण नीति लेकर के आई। लिखिए, जिसका लक्ष्य क्या है, तो लिखिए जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक, नंबर 1 लिखेंगे, वर्ष 2022 तक वर्ष 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार देने या अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करना। 2011 में जो नई विनिर्माण नीति आई, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य ये था कि 2022 है ना, 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। अतिरिक्त रोजगार का मतलब क्या है? मतलब विनिर्माण क्षेत्र से जोड़ दिया जाएगा। जो असंगठित क्षेत्र है, इसको संगठित क्षेत्र के एरिया में लाया जाएगा। ठीक है ना? और ऐसा करने के लिए सरकार ने एक प्लान बनाया, नीति लाई कि हम 2022 तक, ये मनमोहन सरकार की बात है, ठीक है ना, 11 में उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम जो है ना 2022 तक टारगेट रखा जाता है कि 2022 तक हम युवाओं को या अपने देश में रोजगारों को जो है 10 करोड़ रोजगार उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। नो पॉलिटिशियन, आई एम नॉट पॉलिटिशियन, ठीक है ना? तो इसलिए पहले ही समझ लेना कि कोई यहाँ पे राजनीति के चक्कर में मत पड़ना। सीधे से सीधा हम फैक्ट पे आते हैं, फैक्ट वाइज बात करते हैं। 2011 में मनमोहन सरकार ने ये टारगेट रखा कि हम यहाँ तक 2022 तक जो है देश के युवाओं को 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करके देंगे। आई बात सुन? उस टाइम विपक्ष में बीजेपी थी। 2014 का इलेक्शन हुआ, मोदी ब्रांड बनाया गया, समझे?
मोदी ब्रांड बने कैसे? तो गुजरात मॉडल को दिखाया गया। क्या दिखाया गया? ये गुजरात मॉडल दिखाया गया कि भाई देखो 3 बार के वहां के मुख्यमंत्री हैं, और जितना मतलब इंडिया का 1 नंबर का, इंडिया में पहले स्थान पे है गुजरात, विकास के मामले में, डेवलप के मामले में, बहुत से उद्योग वहां पे हैं, और सबसे ज्यादा डेवलप स्टेट है सारे स्टेटों से। तो दिखाया गया कि ऐसा करने वाले केवल कौन है साहब ना। तो एक ब्रांड बनाया गया, चैनलों को बढ़िया से मैनेज किया गया। देखो बेटी तुम्हारा ये काम है, और फलानी बेटी तुम्हारा ये काम है ना। अब बेटियों ने ऐसा किया कि जब साहब चलते हैं तो कहती हैं देखो साहब 1 कदम रखे, फिर साहब का दूसरा कदम। तो ऐसे बनाया जाता है ब्रांड, भौकाल बनाया जाता है, तो बनाया गया। उन्हें लगा कि अब जब हमारा ब्रांड बन गया तो कुछ ऐसी बातें कर दें कि जनता थोड़ा सा और बढ़िया से आ जाए, दरगला जाए। उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुको, बुलाओ जरा पीए वगैरह को बुलाओ। उन्होंने कहा ये सब बताओ कि क्या क्या बोले, मैनिफेस्टो में कुछ तो बोला जाए। तो बोले साहब कांग्रेस कह रही है कि हम 2011 अभी है और ये नीति लेकर आई है, और ये कह रही है कि हम 22 तक ना 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितना? 10 करोड़। कितने साल में? मतलब ये 11 तक दे रहे हैं, 22 तक देंगे 11 साल में। उन्होंने कहा बस 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 रुको, हमको बताओ कि साहब हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने? 1 साल में कितने करोड़? 2 करोड़ रोजगार देंगे। 5 साल में कितना हो जाएगा? तो पहले तो हमें 5 साल के लिए चुने जनता, और उसको बता दो कि हम 10 करोड़ रोजगार देंगे। मीडिया ले उड़ी इसी बात को लेकर के, और इनके नेता हर रैली हर उसमें बोलने लगे कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। अब युवा भी बोले वाह, सपना दिखेगा ना, आपको बताया जाएगा तो आप आपको कहेंगे ना कि भाई अब तो हम यहीं जाएंगे, यहीं वोट करेंगे। होगा नहीं? यही होगा। तो बात को उठाए कहां से? वो यहीं से उठा लिए, बोला गया। अब युवा तो वैसे ही अपने रोजगार को लेकर खुश थे, हर व्यक्ति सोच लिया भाई वाह, आंकड़ा लगाने लगा कि देखो हमारे घर में हम, मम्मी पापा, भाभी, भैया, 5 जन हो गए, मतलब कितना हो गया? एक लोग का 15 लाख, तो 5 लोग का 75 लाख हुआ है ना। और कोई कोई तो 8 9 10 व्यक्ति देखता रहा हो कि घर होंगे तो करोड़ों में खेल रहे होंगे सपने में बढ़िया कि अब तो हमारे बल्ले बल्ले। हुआ क्या? चुनाव हुआ, साहब बने,